अगर बोले तो पापा की तरह ही गाइड करते थे वो भी। नहीं, वो हमारा फ़र्ज़ है ना, हम तो इसी काम में हैं। तो बात करने के बाद सर ने बोला कि आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सर मैंने बोला कि मेरे कौन कौन से टॉपिक थोड़ा वीक है या फिर मैं कौन से टॉपिक पे ज़्यादा स्ट्रेस दूँ, कहाँ पर एनसीईआरटी पढूँ। सर ने मुझे सब गाइड किया। স্যার ম্যাম খুব হেল্প করেছে, রাত্রেবেলা অনেক সময় ফোন করেছে, আমি তো আমি সঙ্গে থাকি, আমি সব तो सर बच्चों ने बोला कि सर आप केमिस्ट्री टेस्ट देने के बाद आपका हमें एनसीईआरटी दोबारा पढ़ने को मतलब मन करता है, देखते हैं कि उसके अंदर बहुत कुछ नहीं पढ़ा हमने। तो सर और मैम तो पहले से ही बहुत हेल्प करते थे। जैसे सर ने मुझे नीट के पहले दिन भी मतलब बोला कि जल्दी सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है, फिर अगर ज़्यादा रात तक पढ़े तो फिर कुछ मतलब थोड़ा दिमाग से निकल जाता है। फिर मैम ने भी सुबह फ़ोन किया था नीट के, तो वो सर और मैम का गाइडेंस एकदम बहुत गाइड करते थे। तो वो उसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, मैं बोलता हूँ, क्योंकि वो अगर इतना गाइड नहीं करते फिर इतना अच्छा नहीं होता वो। और मैं जानता हूँ कि मैं एक बात गार्जियन से हमेशा बोलता हूँ कि मैं आपके बच्चे को यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स, बायोलॉजी और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, हम साथ साथ डिसिप्लिन भी सिखाते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम इन पैरेंट क्लासेस। जैसा कि हम लोग नीट के रिज़ल्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया इस साल 2026 रीनीट एग्ज़ाम, राइट, जिसमें हमारे साथ अभी अर्नव हैं जिनको 611 मतलब 611 मार्क्स आए इनको, 611 मार्क्स। और इनका रैंक कितना है अर्नव? 7083। इनका रैंक है 7083 और ये एससी भी हैं, तो उनका एससी रैंक कितना है? 163, जो उसमें इनको एम्स, ऋषिकेश, पटना, आई थिंक भोपाल आने के चांसेस हैं, और शायद यहीं पे जाएंगे कहीं पे। एनीवे, सो पहले स्टार्ट करते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही, क्लास 10 से 11 की जर्नी कैसी रही, है ना, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सब कुछ। हाँ बताइए अर्नव। Hello everyone, myself Arnav Mitra. I have secured a rank of 7083 in NEET 2026. तो मैं आया था शांति बाज़ार से। तो मैं पहले शांति बाज़ार से यहाँ पर आके मेरा कुछ टारगेट नहीं था कि मैं कहाँ पर जाऊँ, या पहले नीट जाऊँ या फिर जे में जाऊँ। इवन मैंने 6 महीने पहले अगस्त तक जे थोड़ा मैथ भी कर लिया था। फिर मुझे पता चला कि मेरा नीट में अगर मैं मॉक टेस्ट देता था उसमें मेरा जो जितना आना चाहिए उससे 10 या 20 नंबर कम थे। तो मैंने फोकस किया कि अगर मैं एक जे या फिर नीट में फोकस किसी एक में फोकस करूँ तो मेरा और अच्छा होगा। तो इसलिए मैंने लास्ट में नीट ही चूज़ किया। तो सर मैंने फिर यहाँ पर आके सुना कि चारों ओर से सुना कि तिवारी सर फिज़िक्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। तो इवन मैं पहले दिन जब क्लास में आया मैं बैठा था लास्ट टेबल में, मुझे ये भी पता है। फिर सर ने वहाँ पर जो फिज़िकल क्वांटिटी वो पढ़ाया था। मुझे पहले क्लास में भी सर से बहुत कुछ समझ में आया, जैसे लगा कि सर मतलब उनके साथ अच्छा बॉन्ड होगा, फिर अच्छा एक होगा। तब फिर दूसरे क्लास में धीरे धीरे सर के साथ और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता गया। फिर मैं सेकेंड टेबल, फर्स्ट टेबल, थर्ड टेबल ऐसे बेंच पे बैठ के सर के साथ बैठता था, फिर फिजिक्स पढ़ता था। सर मतलब मैं बोलना चाहता हूँ सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं क्लास में। सर मतलब बहुत अटेंटिव, सर बहुत कम्युनिकेट करके सबके साथ देख के पढ़ाते हैं। सर पहले दिन से मतलब वो एक होता है ना, सर के साथ एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो मैं सर फिर मैंने मैम के यहाँ पर मतलब सितंबर में ज्वाइन किया था। सर ने बोला था मैम के यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। और इसलिए क्यों बोला था मैंने? क्योंकि वो पहले के टाइम पे मेरा जो उसको ड्रॉप हो रहा था वो सिर्फ बायो के लिए ड्रॉप हो रहा था। बायो के लिए मेरे 310 जो कि 30-40 होना चाहिए, वो 310 ही आ रहा था। तो इसलिए जिसकी वजह से फिजिक्स केमिस्ट्री में भी इफेक्ट पड़ रहा था, राइट? फिजिक्स केमिस्ट्री में भी थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा था। तो सर ने बोला था बायो में मैम के पास ज्वाइन करने के लिए, इसलिए मैंने मैम के पास ज्वाइन किया। और फिर मुझे बहुत बेनिफिट भी मिला। मैम के पास मैंने 3 क्लास किया। पहले 3 क्लास जो था सेल डिवीजन का जो चैप्टर था, मुझे पहले थोड़ा स्पीड लगा, पर उसके बाद धीरे धीरे बहुत ठीक हो गया। और उस स्पीड तो अच्छा है, क्योंकि नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें स्पीड होना चाहिए और प्लस एक्यूरेसी।
तो वो अगर नहीं होगा तो कैसे होगा। तो इसलिए मैम स्पीड है ठीक है, पर वो जो मैम थोड़ा कॉन्सेप्ट में जो पढ़ाते हैं और जो एक्स्ट्रा कराते हैं उससे हमको बहुत बेनिफिट मिलता है। फिर मैंने घर जाके जब जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया, फिर जो बुक है जैसे NCERT वाट टू वाट, फिर एक बुक था वो मैंने किया, तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, इसलिए बहुत बेनिफिट मिला। और मैम सर के मैं हमेशा ही ग्रेटफुल रहूँगा ये। अच्छा, मम्मी को बताएंगी, मम्मी अगरतला क्यों आई, मतलब इसको लेकर के वहाँ से क्या पहले से प्लानिंग था या फिर बाद में डिसाइड हुआ ये? প্রথমে আমি পাইনিয়ার ক্লাসের স্যার এবং ম্যামকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার ছেলেকে এই জায়গা আনার জন্য। আমি শান্তিবাজার থেকে এসেছি, আমার ছেলে ছোটো থেকেই অনেক ভালো ছিল। এখন আমার ছেলে এখন অনেক এই স্যার ম্যামের কাছে পড়ার দেওয়ার পরে এখন অনেক ভালো হয়ে গেছে এবং পাইনিয়ার ক্লাসের স্যার ম্যামকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই কথা বলে আমি আবার সব ठीक है मैम, मम्मी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही है राइट क्या बोलना है कैसे बोलना है राइट। तो नहीं कोई बात नहीं, वो बेटा अच्छा कर गया, उनको वहीं खुशी बहुत ज़्यादा है राइट। अच्छा, और अर्नव बचपन में कैसे, मतलब 9-10 की पढ़ाई कैसे करते थे? 9-10 तो मेरा जो एक ट्यूशन था, हर सब्जेक्ट में एक ट्यूशन टीचर था। और बचपन से मेरा फिजिक्स में ज़्यादा मन था। जैसे फिजिक्स में एक होता है, जैसे 9th और 11th थोड़ा कनेक्टेड है। 9 में जैसे मोशन है और 10 में भी थोड़ा मोशन के ज़्यादा स्ट्रेस है, तो इसलिए 9th में मुझे थोड़ा फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहने लगा। और फिजिक्स सॉल्व भी होता था, थोड़ा थिंक भी करना पड़ता था, और मुझे थिंकिंग भी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए फिजिक्स में ज़्यादा। एक बात आपने बोला ना कि आपने शुरू से ही सिंगल टीचर काम किया, मतलब सिंगल टीचर काम, जो आप 11th-12th में भी केमिस्ट्री फिजिक्स सब टीचर। 11th-12th में भी मल्टीपल ट्यूशन था? हाँ, मल्टीपल ट्यूशन था। 11th में तो मल्टीपल ट्यूशन थे? 11th-12th में सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर ही था, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए इतना ही था। मल्टीपल ट्यूशंस को अवॉइड किया मैंने, क्योंकि वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी होता है। अगर वो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, फिर आप वहाँ पर जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा हैपाजार्ड होता था, इसलिए मैंने अवॉइड किया। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलता इसमें, कंसेप्ट सेम होता है बट क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। दैट इज़ वन इशू। दूसरा इशू आप मुझे बताइए कि मतलब फाइनल क्लासेस में जब आप आए तो पहले तो सबको तकलीफ़ होती है, सबको भी हुई होगी तकलीफ़, ऐसा नहीं है, बट ग्रेजुअली कब फील होने लगा कि नहीं मुझे अब नीट हो जाएगा? जब मैं अगस्त के टाइम आया, या फिर अगस्त सितंबर के टाइम 12th में, तो तब होने लगा, मुझे पता चला कि मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर भी अच्छा रहा है, फिर थोड़ा मतलब ज़्यादा एक फ्लो में हो रहा है, फिर मुझे पता चला कि हो जाएगा अब नीट। और जैसे मैं जो एग्ज़ाम होता तो वो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर फोर्थ में तो आ जाता था, इसलिए मुझे लगा कि ये कंपटीशन भी है। जैसे हमारे में जो हम 3 4 5 6 लोग थे, उसमें हेल्दी कंपटीशन था कि किसी एग्जाम में कोई एक आगे, फिर दूसरे एग्जाम में कोई हो गया, इससे अभी तो स्टेट में भी आपका कौन 6 पोजीशन है? 6 पोजीशन है मेरा। 6 पोजीशन है, गुड, जो कि अच्छा पोजीशन है, ऐसा नहीं है, कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है आपका। सोचे थे कि 6 पोजीशन होगा? नहीं, वो तो नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था। जैसे मैं तो एक गांव से ही बोल सकते हो, थोड़ा वहाँ पर थोड़ा बैकवर्ड प्लेस है, वहाँ से थोड़ा आकर वो पहले तो इतना ज़्यादा मुझे लगा था कि यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सर मैम और टीचर सब न्यू थे, या तो मतलब प्लेस भी थोड़ा बड़ा था, इसलिए थोड़ा पहले तो थोड़ा मतलब डर था क्या होगा। फिर जब आकर थोड़ा टाइम बीतने लगा, फिर सर और मैम ने हमको मतलब जब अगर आप रिजल्ट में अच्छा करने लगे, फिर अगर सर और मैम से कम्युनिकेट करते थे, फिर आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। तो इसलिए उसके धीरे धीरे बाद 6-7 महीने बाद मुझे एक फ्लो में आ गया। फिर जब घर में क्वेश्चन भी होता था, जैसे मैं करता था तो CPC करता था, तो उस बुक में मैं एग्जाम्पल जब होने लगा, तुरंत मैं एक एग्जाम्पल में अगर 10 मिनट 20 मिनट भी लगता था, मैं बैठ जाता था। मतलब वो एक माइंड में था कि वो करना ही है, 20 मिनट हो या फिर करना ही है। नहीं, अर्नव ने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, इवन रीनीट में भी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किया उन्होंने कंपेयर टू उसके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे याद था कि मैं रीनीट के 1 महीने पहले मेरा मतलब स्कोर थोड़ा ड्रॉप हो गया था,
क्योंकि नीट के बाद रीनीट हुआ था, तब 9 दिन मतलब पढ़ाई से डिटैच थे, इसलिए मैं फिर सर के साथ बात किया। तो बात करने के बाद सर ने बोला कि आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सर मैंने बोला कि मेरे कौन कौन से टॉपिक थोड़ा वीक है, या फिर मैं कौन से टॉपिक पे ज़्यादा स्ट्रेस दूँ, कहाँ पर एनसीईआरटी पढूं। सर ने मुझे सब गाइड किया। फिर मैंने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा ध्यान दिया, वो जो चैप्टर है उसमें ज़्यादा फोकस करने लगा, इसलिए मेरा रीनीट और अच्छा हुआ। गुड। अब 2 चीज़ पूछेंगे, ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू नहीं करेंगे। पहला कि इंटायर बायोलॉजी का जो यहाँ पे पोर्टफोलियो है ना, उसमें आपको कैसे मतलब टेस्ट को लेके, मैम के कंटेंट को लेके, ये सब चीज़ कितना बेनिफिशियल है बच्चों के लिए? जैसे मैम का कंटेंट अगर बोलूँ, मैम का कंटेंट एकदम मतलब मुझे जेनेटिक्स के टाइम पर लगा, मतलब क्या ही मैम जेनेटिक्स पढ़ाते हैं। जैसे प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मैम ने 2 मतलब 1.5 महीने पढ़ाया था। मतलब इतना डीप जाके मुझे नहीं लगता कोई और पढ़ाता है, मतलब बहुत डीप जगह पढ़ाया। फिर मोलिकुलर बेसिस जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा मतलब डीप पढ़ाया था, वो मुझे याद है। मैंने मैम के नोट्स मतलब पहले बार अगर पढ़ो ना तो जेनेटिक्स, फिर दूसरे बार थोड़ा तकलीफ होगा, क्योंकि जेनेटिक्स एक टॉपिक बड़ा चैप्टर है। मोलिकुलर में थोड़ा आपको दिक्कत होगा, फिर अगर 2-3 बार पढ़ लो ना, फिर आपको बहुत आसान लगेगा। और मैम ऐसे ही पढ़ाती है कि बहुत आसान लगता है, स्पेशली जेनेटिक्स। फिर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, मतलब वो बहुत, जो कि 12th का मेजर पार्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बहुत सारे जूनियर सीनियर्स भी बोलते हैं, मैंने सुना कि जेनेटिक्स बहुत स्ट्रांगली डिस्कस करती है। तो मैम मतलब मैम बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और फिर अगर मैं मैम के पास यहाँ पर पढ़ के अगर घर में क्वेश्चन करता हूँ तो फटफट हो जाता है, मतलब बहुत स्पीड से हो जाता है। तो वो बहुत हेल्पफुल था मैम के यहाँ पर। मैं मानता हूँ कि सर ने जो बोला सितंबर में जो गाइड किया कि यहाँ पर आने के लिए, मैं बहुत सर के यहाँ पर बहुत ग्रेटफुल हूँ कि सर ने मुझे इतना, वरना इतना अच्छा नहीं होता बायोलॉजी, और मुझे पता था बायोलॉजी और इतना अच्छा नहीं होता। टेस्ट के बारे में क्या बोलेंगे? टेस्ट कैसा था? तो मतलब टॉप क्लास है यहाँ पर टेस्ट। जैसे सर के यहाँ पर तो 4 या 5 टाइप के टेस्ट होते हैं, जैसे वीकली, श्रोतम, संभवम, मंथली, आरबीटी। तो वो सब डिफरेंट टॉपिक पे होता है, जैसे डिफरेंट वे आउट में डिफरेंट वे आउट में होता है। जैसे श्रोतम थोड़ा बेसिक, जैसे कोई एक चैप्टर पढ़ते हो, फिर उसमें जो बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कुछ PYQ भी रहता है उसमें, ठीक है, वो है। और संभव में थोड़ा लेंथी क्वेश्चन, अगर एग्जाम में लेंथी क्वेश्चन है फिर कैसे हैंडल करना है, वो उसमें ज़्यादा स्ट्रेस आउट होता है। फिर मंथली में स्ट्रेट टू बेसिक्स रहते हैं। फिर आरबीटी में जाकर सर थोड़ा जैसे मतलब कौन कौन से टॉपिक आपको पता चलेगा, आरबीटी देकर आपको पता चलेगा। अभी तो कुछ नहीं हुआ मुझे, मतलब मैं पहले बार आरबीटी जब दिया है मुझे लगा कि अभी तो कुछ नहीं हुआ, मतलब पहले 2 आरबीटी में वो बहुत स्कोर इस टाइप ऑफ फाइनल रिवीजन ना, फाइनल रिवीजन है, मतलब उसमें तो आपको एकदम सीरियस होकर करना पड़ेगा। हाँ, तो फिर जाके मतलब आरबीटी बहुत हेल्पफुल था। मैं बोलूँगा आरबीटी वन ऑफ द मतलब मोस्ट रिलेवेंट टेस्ट सीरीज है यहाँ पर। तो वो आरबीटी बहुत हेल्प किया, क्योंकि वहाँ पर जो आरबीटी है सब क्वेश्चन नए फ्रेम होता है। फिर जो जैसे बोलता हूँ मैं, मेरे शायद कुछ 1-2 बहुत मतलब लास्ट में जो नीट के पहले जो आरबीटी था उसमें थोड़ा ड्रॉप हो गया था, नंबर थोड़ा ड्रॉप हो गया था। पर उसके बाद मतलब रीनीट के बाद नंबर आरबीटी में इंक्रीज हो गया था। फिर जैसे मैं बोलूँ कि आरबीटी में जो फिजिक्स का कंटेंट है, सर फिजिक्स में थ्रू आउट थोड़ा स्टेटमेंट भी रहता है, क्वेश्चन और मिक्स रहता है। और जो प्लान फ्यूचर का होता है ना, मतलब नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है, इसको प्लेटफॉर्म करके बनाते हैं हम लोग। जैसे इस बार रीनीट में जैसे बहुत लेंथी क्वेश्चन था, तो वो हमको पहले से प्रैक्टिस था। जैसे आरबीटी देखे बहुत प्रैक्टिस हो गया था। सर डिफिकल्ट क्वेश्चन जैसा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन के यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। फिर स्टेटमेंट जैसे, और बायोलॉजी में जैसे 3-4 स्टेटमेंट, बायोलॉजी के हार्डली मैंने 1 लाइनर स्टेटमेंट देखा है। जैसे मंथली में होता है, मंथली में 1 लाइनर स्टेटमेंट भी होता है, पर आरबीटी में हार्डली मैंने देखा है। और केमिस्ट्री वो सर का ऑर्गेनिक तो मतलब बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सर तो ऑलराउंडर है एकदम। फिजिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अच्छा पढ़ाते हैं सर। जो सर का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी बहुत रिलेवेंट है। जैसे 1-2 टेस्ट देने के बाद मुझे लगा कि थोड़ा एक्स्ट्रा में जा रहे हैं, फिर जाकर मैं एनसीईआरटी पढ़ा, मुझे लगा कि यहाँ पर भी तो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। फिर सर ने जो मतलब बहुत डीप जो एनसीईआरटी का लाइन है वहाँ से भी क्वेश्चन दिया,
जिसकी वजह से केमिस्ट्री में इम्प्रूव हुआ, हाँ स्ट्रॉन्ग हुआ। ये बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर आपका केमिस्ट्री टेस्ट देने के बाद आपका हमें एनसीईआरटी दोबारा पढ़ने को मतलब मन करता है, एंड देन देखते हैं कि उसके अंदर बहुत कुछ नहीं पढ़ा हमने उस क्वेश्चंस को पाने के बाद। मतलब इस बार भी 11th के बच्चे ने बोला कि सर एनसीईआरटी मुझे लगता है फिर से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज और नीट एग्जाम में ना वो एनसीईआरटी केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऑलमोस्ट आपको उसके करीब रहना है, फिजिक्स में भी करीब रहना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है, फिजिक्स में जैसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स सब तो एनसीईआरटी है। और मैंने तो वो सब टॉपिक एनसीईआरटी से बाहर जाकर पढ़ाया भी नहीं मैंने, है ना, तो वो वहाँ से ही आता है। तो नहीं कोई बात नहीं, आपके कहना है कि बायोलॉजिकल 12th में जो मेजर पोर्शन जेनेटिक्स मैम काफ़ी स्ट्रांगली पढ़ाते हैं। और फिर रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन ईटीएस मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया, मुझे याद है। मतलब मैम घर जाकर मुझे फ़ोन किया था, आपने क्वेश्चन किया, आपने बोला है क्वेश्चन किया, मतलब फटक से हो गया था क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा पढ़ाया कि बायोलॉजी। मैम बच्चे लोग बोलते हैं कि अल्टीमेट मैम के क्लास नोट्स और डिस्कशन बहुत ही हेल्पफुल था। और मैम के क्लास नोट मैंने मतलब रीनीट के जैसे नीट के मतलब 2 हफ्ते पहले तक भी मैंने मैम का नोट ही पढ़ा था, क्योंकि उसमें जो एक्स्ट्रा टॉपिक आ सकते हैं एग्जाम में अगर आए, फिर जैसे 25 में नीट 2025 में था 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा था, इस टाइम में नहीं आया, पर 2024 कभी कोई कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या होगा। फिर 1-2 क्वेश्चन अगर आते हैं, फिर नोट से वो रिवाइज हो जाता है, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ो। अगर मैम का नोट आपने एक बार पढ़ लिया, फिर एनसीईआरटी पढ़ा, तो आपको एनसीईआरटी में हार्डली 1-1.5 घंटा लगेगा एनसीईआरटी पढ़ने में, मतलब हो जाएगा आराम से, टाइम बचेगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम दे सकते हैं। जैसे मैंने थ्रू आउट द जर्नी बायोलॉजी ये कम पढ़ा, मुझे लगता है बायोलॉजी थोड़ा कम पढ़ा, पर फिजिक्स ज़्यादा पढ़ा, केमिस्ट्री भी थोड़ा ज़्यादा पढ़ा, बिकॉज ऑफ क्लासरूम में सब कुछ हो गया आपके, सारे कुछ हो गए थे क्लास में। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत अच्छा पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने थ्रू आउट द मतलब मैम के नोट, मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स शायद 3-4 बार पढ़ लिया था मैम का नोट्स, और रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के भी 3-4 बार पढ़ लिया था नोट्स, बहुत ही हेल्पफुल था। नहीं ठीक है, वो तो बहुत सारे बच्चे बोलते भी हैं कि वो क्वेश्चन सुन के वहाँ से बाहर नहीं आते, हमेशा क्वेश्चंस 360 रहते हैं। अब बच्चा है कि 360 बोलेंगे, बहुत एक क्वेश्चन लोग करेंगे कि 360 मार्क्स क्यों नहीं आता फिर, क्योंकि बच्चा एग्जाम में सिर्फ बायोलॉजी नहीं देता, उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री, नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ही देना है उसको, तो उस केस में उसको थोड़ी बहुत मैनिपुलेशंस मिस्टेक्स होते हैं, तो ये एक बड़ा फैक्टर है, कोई बहुत बड़ी फैक्टर नहीं है। अगर कोई बच्चे को इन टोटल मार्क्स 670 है तो किस में ज़्यादा कम से मतलब नहीं है ना, 650 है उससे मतलब, किसी बच्चे को 550 आ जाए और एक सब्जेक्ट में फुल मार्क्स मीनिंगलेस है ना वो, है ना, तो ओवरऑल मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और तो ये सारी बातें बताया आपने, आपकी जर्नी भी कुछ बोलना है और कुछ मन में? স্যার অর্ণব তো শুধু ফিজিক্সে পড়ে, সারাক্ষণ ফিজিক্স পড়তে খুব ভালোবাসে। আমি সবসময় তাকে জিজ্ঞেস করি তুই শুধু ফিজিক্সই করস, তুই অন্য বায়োলজি পড়স না, কেমিস্ট্রি পড়স না? না, ফিজিক্স তোর খুব প্রিয় সাবজেক্ট। এরপরে আমি সবসময় ফিজিক্স এই মানে আমি স্যারের সঙ্গে কথা বলবো, তুই শুধু ফিজিক্স করে, তোর বায়োলজি, তুই কেমিস্ট্রি, তুই কি পড়স না কেন? তারপরে আস্তে আস্তে দেখি যে না বায়োলজিটা পড়ে। এরপরে ম্যাম তো আমাদের খুব হেল্প করেছে, স্যার ম্যাম দুজনের জন্য আজকে এতটুকু এসেছে। অন্য एक बात बोलना चाहता हूँ कि सर मतलब पहले से बहुत गाइड करते थे, जैसे ওর বাবা তো এখানে থাকে না, ওর বাবা তো শান্তিবাজারে থাকে, আমি সঙ্গে থাকি। আর স্যার ম্যাম খুব হেল্প করেছে, রাত্রেবেলা অনেক সময় ফোন করেছে, আমি সঙ্গে থাকি, আমি সব বলতে পারবো। তো ও অনেক রাত্র পর্যন্ত পড়াশোনা করতো, রাত্রে 1:30-2টা পর্যন্ত পড়াশোনাই করতো। ये बोले हमारा और किछु बोलर नहीं। तो सर और मैम तो पहले से ही बहुत हेल्प करते थे। जैसे सर ने मुझे नीट के पहले दिन भी मतलब बोला कि जल्दी सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है, फिर अगर ज़्यादा रात तक पढ़े तो फिर कुछ मतलब थोड़ा दिमाग से निकल जाता है। फिर मैम ने भी सुबह फ़ोन किया था नीट के, तो वो सर और मैम का गाइडेंस एकदम बहुत गाइड करते थे, तो वो उसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, मैं बोलता हूँ, क्योंकि वो अगर इतना गाइड नहीं करते फिर इतना अच्छा नहीं होता। वो सर और मैम मतलब वो एकदम मतलब पापा की, अगर बोले तो पापा की तरह ही गाइड करते थे वो भी। नहीं, वो हमारा फ़र्ज़ है ना, हम तो इसी काम में हैं, तो मेरा दूसरा काम क्या है, ठीक ना, मेरा काम तो आपको उस जगह पर आपका साथ
एज ए टीचर और स्टूडेंट का साथ बन गया ना वो, तो वो पूरी ज़िंदगी रहेगा। आपको हर परेशानी जब होगी वहाँ पे गाइड करेंगे, हम कभी नहीं कहेंगे ना कल आपको देख लेंगे, कल आप डॉक्टर बन गए, फिर भी आप कुछ अगर छोटा सा कुछ मिसबिहेव कर रहे हैं कहीं, मैं वहाँ रुक सकता हूँ आपको, एंड अब नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं जानता हूँ कि मैं एक बात गार्जियन से हमेशा बोलता हूँ कि मैं आपके बच्चे को यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स, बायोलॉजी और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, हम साथ साथ डिसिप्लिन भी सिखाते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई बच्चा हमारे यहाँ आपको बहुत रेयर मिलेगा जो कि इस बिल्डिंग में आके और मिसबिहेव करे किसी से, और वो फ्यूचर में सीख के भी जाता है कि नहीं, हम ऐसे टीचर से पढ़े हैं जो हमें अच्छी चीज़ सिखाया, तो हमें आगे भी अच्छा चीज़ अच्छी ही रहना है, राइट ना। तो अर्नब कोई बात नहीं, अब अच्छा एक डॉक्टर बनिए आप, है ना, बन के और देश की सेवा कीजिए, ईमानदार रहिएगा, राइट, ऑनेस्ट रहिएगा सबके साथ। मम्मी पापा बहुत वीक फैमिली से पाते हैं, फिनेंशियली बहुत रिच नहीं है आप, बट ये मैटर अलग है। लेकिन अभी आप डाउन टू 10 ईयर्स काफ़ी डिफरेंट रहेंगे जब एम्स से डॉक्टर बन के निकलेंगे आप, है ना। काउंसलिंग स्टार्ट है, काउंसलिंग करिए, है ना। और कुछ बोलेंगे? कुछ नहीं, सब चलिए ठीक है। फिर तो हम लोग कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। आपको बेस्ट विशेस, है ना। मम्मी को भी धन्यवाद। थैंक यू सर। ठीक है ना, चलिए।